हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल भौतिक ग्रेड क्लासेस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भाई बरसात की बूंदों के साथ उठती माटी की सौंधी महक और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन, ये दोनों ही हर बैंकिंग एस्पिरेंट के जीवन में एक नई मिठास घोल देता है। क्योंकि जहाँ तक ऑफिसर ग्रेड की बात है, किसी एक वैकेंसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आईबीपीएस पीओ ही अपने साथ लेकर आता है। 48 पेजों का नोटिफिकेशन आपके सामने इस बार आया है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती। आपके साथ मैं हर वो ज़रूरी बात शेयर करूँगा, जो फॉर्म भरने से पहले आपको जाननी चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेटिंग बैंक्स पर एक नज़र मार लें। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक और इस तरह के कुछ बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे किस बैंक ने कितनी वैकेंसी निकाली है, क्योंकि पार्टिसिपेट तो ये करते हैं लेकिन लंबे समय से बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं कर रहा है ना? एक बार कैलेंडर पे भी नज़र मार लेते हैं। 1/8/2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मतलब 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 21 तारीख है। लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। पेमेंट का भी सेम शेड्यूल है, 1 तारीख से 21 तारीख के बीच आप कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, भाई प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि टेंटेटिवली सितंबर 2023 में शेड्यूल्ड है। देन इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और सितंबर में उसने कहा है कि कॉल लेटर हो जाए डाउनलोड आप कर सकते हैं और एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में होगी। ठीक, और रिजल्ट आपका अक्टूबर में आ जाएगा और रिजल्ट के ठीक बाद आपका मेंस का पेपर टेंटेटिवली उसने कहा है कि नवंबर में भाई मेंस का पेपर करवा लेंगे। देखिए अब समय इतना ज़्यादा नहीं है, दिसंबर में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा और जनवरी-फरवरी 2024 में आपके इंटरव्यू हो जाएँगे। अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो जनरली जनवरी में ही इंटरव्यू करवा लेते हैं। अगर जनवरी-फरवरी कहा है तो हम लोग जनवरी लेट में मान सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट, जब से आईबीपीएस बना है 2011 से, हमेशा 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाता है, तो इस बार भी 1 अप्रैल 2024 को रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक, आगे अपनी बात बढ़ाते हैं। अगली ज़रूरी चीज़ें हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है डेट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें आपको जाननी होती हैं। पहली होती है ऐज और दूसरा होता है क्वालिफ़िकेशन, है ना? चलिए इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या ऐज और क्या क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिमांड करी है। सिटीज़नशिप की जहाँ तक बात है तो देखिए आप सब लोग भारत के नागरिक हैं, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ये क्लॉज़ हमारे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता है। मेन फैक्टर है ऐज का। ऐज का जो कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त को होने वाला है। जनरली जब नोटिफ़िकेशन आता था तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती थी, उस डेट पर ऐज कैलकुलेट करी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। 1 अगस्त को ही आपकी ऐज कैलकुलेट होगी, जिसमें मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब आपका जो जन्म है वो 2/8/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2003 के बाद भी आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। दोनों डेटें इंक्लूसिव हैं, मतलब इंक्लूड कर रखी हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट कैटेगरीज़ को मिलता है, जिसमें एससी-एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, जबकि ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन और कुछ अदर कैटेगरीज़ यहाँ पर मेंशन है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, ये ऐज की बात हो गई। आगे चल के हम लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, क्योंकि एक ऐज और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो जानने के लिए। बीच में आप ये जो देख पा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो ये चीज़ें आपके काम की हैं, वरना ये कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर हम लोग देखते हैं, तो ग्रेजुएशन माँगते हैं। ग्रेजुएशन की डेट पर एक बार नज़र मारेंगे कि ग्रेजुएशन की डेट इन्होंने क्या डिसाइड करी है। ऐज पे हमारी बात हो चुकी है, ग्रेजुएशन वाला देख लेते हैं हम लोग, क्लॉज़ यहीं कहीं न कहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आ जाइए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में वो कहता है
कि a degree in any discipline from a university recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by central government, the candidate must possess valid marksheet. ध्यान से पढ़िएगा, valid marksheet ऑब्लिक डिग्री, अगर दोनों में से कुछ एक है तो भी आपका काम चल जाएगा कि वो ग्रेजुएट है। ऑन द डे शी रजिस्टर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। देखिए यहाँ पे डेट मेंशन नहीं करी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। अच्छा, ऊपर ये कहाँ भी रखा है 21/8/2023 तक। अगर आपने इस साल ग्रेजुएशन का पेपर दिया है और आपको लगता है 21 अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वेट करें, 21 अगस्त को आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में मार्कशीट नहीं आती लेकिन आपको किसी प्रकार का ऑनलाइन प्रूफ मिल जाता है आपके रिजल्ट का, तो भी आप एलिजिबल हैं। उस ऑनलाइन प्रूफ की कॉपी जरूर निकाल के रखिए। ठीक, नीचे कहा गया है कि जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 21/8/2023 से पहले की होनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा एफिलिएटेड हो। आप मुन्ना भाई तो होंगे नहीं कि कहीं और से फर्जी आपने काम कर रखा होगा, तो इसका भी बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक ही कंसर्न था हमारा, वो थी ये डेट। चलिए अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एज और डेट दोनों पे हम लोगों ने बात कर ली। एक क्लॉज यहाँ पर और बहुत जरूरी है जो कि है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस में केवल और केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। ये कहा गया है, ये ऊपर वही लाइन कही गई है कि ओबीसी एससी एसटी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते वो लोग जिनकी इनकम 8 लाख रुपए या उससे कम है। ठीक, ये इनकम उन सभी सोर्सेज से जो भी आपके पास हैं, जैसे कि सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, इन सबको मिलाकर होनी चाहिए। 8 लाख से कम है तो ही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट जो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा हो, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर, देखिए फ्लैट की बात है और प्लॉट की बात है, 100 स्क्वायर यार्ड या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड, दोनों में एक डिफरेंस है। नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में होना चाहिए और ये किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां पर म्यूनिसिपैलिटी ना लगती हो, जैसे कि कोई आपका गांव हुआ, छोटा कस्बा हुआ, छोटा शहर हुआ, वहां पर आप 200 स्क्वायर यार्ड तक का प्लॉट चल जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में हैं तो आप 100 स्क्वायर यार्ड तक का प्लॉट ही अगर आपके पास है तो आप इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग अपनी बात और करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें डिस्कशन का है वो है क्रेडिट हिस्ट्री। आजकल एक नया पॉइंट नोटिफिकेशन में आने लग गया है। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ये कहती है कि आपका सिबिल स्कोर 650 या उससे ज्यादा होना चाहिए जब आप बैंक ज्वाइन करने जाएंगे। आगे कहा गया है those candidates whose civil status has not been updated before the date of joining have to either get the civil status updated or produce the NOC from lender to the effect that is outstanding with respect to the accounts adversely reflected in the civil। आसान भाषा में इसको बता देता हूँ। अगर आपने कहीं से कोई लोन लिया हुआ है और रिसेंट ही कोई लोन लिया और आपका सिविल किसी वजह से अपडेट नहीं हो पाया, तो जिससे भी आपने उधार लिया था, जो भी आपका लेंडर है, वहां से आप एनओसी ले लीजिए कि भाई कोई बकाया उसके पास नहीं है। ठीक, अगर ऐसा है कि आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको सिविल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा तो बाय डिफॉल्ट आपका सिविल स्कोर -1 आता है, ये काम भी चल जाएगा। इसके नीचे ही एक लगी हुई जरूरी बात है जो कि है एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस। 175 रुपये, 175 रुपीज SC ST और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैंडिडेट्स के लिए हैं, जबकि ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को 850 रुपये फी लगेगी। हर बार जब भी मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ एक यही कंसर्न मेरे सामने आता है, जिसको पर्सनली मैं फेवर नहीं करता कि भाई एटलीस्ट फीस तो बराबर रख दो। चलिए कोई बात नहीं, अभी गवर्नमेंट जैसा लेके चल रही है वैसा चलने देते हैं, कुछ करा नहीं जा सकता अभी तो इसका। ठीक है, अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस पे हमारी बात होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। अगर आप नए हैं, इससे पहले किसी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20 मार्क्स। ठीक, मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश और हिंदी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज केवल इंग्लिश में होगी, बाकी दोनों ही मैथ और रीजनिंग आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। ये आपका प्री का पैटर्न होगा। मेंस के पैटर्न पे एक बार नजर मारते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स,
बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग क्वांट्स के नाम से भी जानते हैं 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और रीजनिंग सॉल्व करने का 60 मिनट जबकि डीआई सॉल्व करने का आपको 45 मिनट मिलता है। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 35 मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद आपको एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, जहाँ पर लेटर आपका 10 मार्क्स का और ऐसे 15 मार्क्स का बनता है। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर लंबे समय से क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो मुझे पता है कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की पूछी जाती है। ये हो गया आपका मेंस का पैटर्न। और एक बार जब आप मेंस का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो मेंस का पेपर क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देने को मिलता है। इंटरव्यू के बारे में भी बता दूं, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपके जो फाइनल मार्क्स बनने वाले हैं उसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है कि रिटन के जो भी रिटन का आपका स्कोर है उसका 80% लिया जाएगा और जो भी इंटरव्यू का स्कोर है उसका 20% लिया जाएगा और अल्टीमेटली 100 के स्केल पर आपकी मार्किंग की जाएगी जिसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनती है। चलिए अपनी बात और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है। कट ऑफ स्कोर, भाई कट ऑफ स्कोर जनरली लिख के दिया जाता है कि 40% होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 35% होता है। लेकिन देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, प्री के कट ऑफ जनरली थोड़े से ज़्यादा जाते हैं जबकि मेंस के जो कट ऑफ हैं वो इससे भी कम जाते हैं। ये 40% और 35% ऐसा लिखा रहता है कि मिनिमम हमें चाहिए, लेकिन प्री में क्योंकि कट ऑफ मतलब पेपर कंपैरेटिवली आसान होता है तो कट ऑफ थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं। अल्टीमेटली मेरिट पे आना ज़रूरी है, केवल कट ऑफ निकालने से आपका काम नहीं बनने वाला। मेरिट का जो कट ऑफ है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद की ज़रूरी बात, इंटरव्यू पे हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है कि भाई इंटरव्यू में क्या-क्या होने वाला है। प्रोविज़नल अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट से पहले आप अपने बैंकों की चॉइस प्रॉपर करिएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। हाउ टू अप्लाई, जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तो हाउ टू अप्लाई के इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लें। 2 ही चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें पहला है आपको फ़ोटोग्राफ का साइज़, दूसरा है सिग्नेचर का साइज़ और साथ ही साथ आप अपना डाटा गलत मत डलवाइए, कोशिश करें फॉर्म खुद से फिल करें। कई बार बच्चे साइबर्स पे जाकर ये फॉर्म फिल करवाते हैं, एमपी ऑनलाइन वालों से फॉर्म फिल करवाते हैं और उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती है जिनका खामियाजा बाद में उनको खुद भुगतना पड़ता है। इसलिए बी केयरफुल, हर चीज़ को बहुत सावधानी से भरिए। लास्ट डेट का वेट ना करें क्योंकि लास्ट डेट आने पर ये चीज़ें गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप जल्दबाजी में फॉर्म भरने जाते हैं, तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, तो ध्यान रखें उसका। इसके आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जो साइज़ उसने मेंशन करी होगी, उसी साइज़ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया या कोई अन्य डॉक्यूमेंट उसने माँगा है, उसको इसी साइज़ में अपलोड कर दें वरना आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा नोटिफ़िकेशन। नोटिफ़िकेशन की ख़ास बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, आप पूरी मेहनत करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। इन बिटवीन आपके लिए आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड ज़रूरी बातें लेकर हम लोग जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।